ये कुछ हद तक हम कहेंगे कि आंशिक तौर पर ये सही है कि थोड़ा-सा संपर्क कर पाना लोगों को थोड़ा-सा असुविधा होता है, लेकिन ये मजबूरी भी है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के लिए। कई लोगों का ये भी सवाल है कि टाइगर जयराम मातो जो है जेल जाने से डरते हैं, लाठी खाने से, पुलिस के मार से डरते हैं क्योंकि सहायक पुलिस का आंदोलन में टाइगर जयराम मातो शामिल नहीं हुए थे और ये बोल दिए थे कि धनबाद से रांची काफ़ी दूर है, जबकि आज रांची में नज़र आए टाइगर जयराम मातो। क्या धनबाद से रांची अब टाइगर जयराम मातो को दूर लगने लगा? ये आंदोलन का के पहले नहीं कहा था, वो जो घटना हुई उस घटना के पूर्व उन्होंने नहीं कहा था कि रांची से दूर है। उन्होंने कब कहा? जब वो घटना हो गई थी तब तत्कालिक रूप से वो पहुंच सकते हैं कि नहीं, ये मैंने उनसे उससे पूछा गया पहले था। की है, उससे नहीं पहले नहीं नहीं नहीं, मुझे लाइव मुझे याद है लाइव आकर के कहा था। और मैं आपको बताऊं कि टाइगर जयराम महतो ने भी उनसे बातचीत की थी और मैं व्यक्तिगत तौर पर देवेंद्र महतो जी से बात किया हूं। और मैंने जब पहली बार बात किया तो वो जांच के लिए अंदर गए थे। दूसरी बार जब मैंने देवेंद्र जी से बात की तो प्रेम नायक जी साक्षी हैं, वो वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने हमारी बात कराई और मैंने उनसे बात किया, उनसे हालचाल जाना। इस वक्त हम डुमरी विधानसभा में हैं और मेरे साथ जेबीकेएसएस के केंद्रीय महासचिव दिनेश सर जी उपस्थित हैं। जेबीकेएसएस में लंबे समय तक रहे हैं, शुरू से अंत तक रहे हैं और आंदोलन भी किए हैं, लोगों को जेबीकेएसएस में जोड़े भी है। विधानसभा चुनाव सामने है, क्या दिनेश सर चुनाव लड़ेंगे? क्या टाइगर जयराम मातो इनको टिकट देते हैं? क्या बगोदर विधानसभा इनका क्षेत्र पड़ता है? क्या तैयारी है बगोदर विधानसभा क्षेत्र में इनका? सब कुछ इनसे जानने का कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार दिनेश जी। जोहार अशोक जी। और कैसे आप हैं? बहुत अच्छे हैं। आपको और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी हमारी ओर से जोहार, और आप तमाम सोशल मीडिया के साथियों को भी जोहार, जिन्होंने लंबे समय से हमारे आंदोलन को एक नई दिशा और एक नई गति दी है। निश्चित तौर पर आप लोगों की भी भूमिका उतनी ही है जितनी हमारी भूमिका है। जेबीकेएसएस की क्या तैयारी है? सुन रहे हैं कि पार्टी जो है संगठन का जो पार्टी में तब्दील होने वाली है, सुनने में चुनाव चिन्ह बहुत जल्द आने वाला है। अभी पार्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगभग अंतिम पड़ाव पर है और कुछ हफ्तों में ही आपको खुशखबरी मिल जाएगा कि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है। मतलब चुनाव चिन्ह मिल जाएगा? चुनाव चिन्ह तकरीबन आप मान के चलिए कि अधिसूचना जारी होने के पहले जो प्रक्रिया होती है कि निर्वाचन आयोग जितने भी रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं उनको आमंत्रित करती हैं और उनको ऑप्शन देती हैं चुनाव चिन्ह का, तो वो आप मान के चलिए, हमको लगता है तकरीबन वो सितंबर का माह तक वो सब स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, संगठन जब रजिस्टर हो जाएगा, चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, तो उम्मीदवार कितने उम्मीदवार देंगे? क्या 81 विधानसभा में उम्मीदवार उतारेंगे या फिर कुछ कम होगी? जैसा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अक्सर इस बात को रखते आए हैं कि हम अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। जहां भी हमें संभावनाएं नज़र आएगी, जहां भी लोगों का डिमांड होगा, हम वहां से उम्मीदवार देंगे। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि पहले हम 50-55 थे, अब जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें दिख रहा है वह यह है कि हम 70 के आसपास जा सकते हैं। अच्छा, दूसरे पार्टी से जो लोग जुड़ रहे हैं जेबीकेएसएस में, जेल कैंप में, शायद टिकट की लालसा के लिए या फिर ना लालसा के लिए, या मान लो वैसे लोगों को टिकट दे देती टाइगर जयराम मातो, तो फिर आंदोलनकारियों को फिर तो नेगलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कुछ दिन पहले पॉइंट वाइज टाइगर जयराम मातो निकाले थे कि ग्रेजुएशन का कुछ इतना पॉइंट दिया जाएगा, जो आंदोलन में जुड़े इतना पॉइंट, जो बढ़िया काम किए उतना पॉइंट वाइज। ये समझ में नहीं आया, ये पॉइंट वाइज क्या है? आपने दो सवाल खड़ा किया है, एक तो जो अभी हम लोगों ने जो क्राइटेरिया खड़ा किया लाया है उसके ऊपर किया है, और दूसरी बात आपने कहा कि जो दूसरे पार्टियों से छोड़ करके जो नए लोग हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं उनके साथ हम क्या करने जा रहे हैं। हम तो सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि हम वैसे लोगों को प्राथमिकता देंगे जो कम से कम संगठन के भीतर 1 साल काम किए हों। उन्होंने खुद कहा है इस बात को, तो ये एक स्पष्ट संकेत उन्होंने दे दिया है कि संगठन में काम करने वाले लोगों को ही प्राथमिकता दे दी जाएगी, ये लगभग तय है। हाँ, कुछ जगहों पर ये भी उन्होंने कहा है कि अपवाद हो सकते हैं कि अगर वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और जो हमारे समर्थक हैं उनको लगता है कि नहीं बेहतर विकल्प के तौर पर कोई आया है और वो निश्चित तौर पर उनका जनता के साथ जुड़ाव है, हो सकता है कहीं कहीं पर वैकल्पिक माने विचार किया जा सकता है इस तरह की सोच पर। लेकिन हमको लगता है कि अधिकांश जो लोग रहेंगे वो संगठन के आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं, प्रारंभिक दौर से जो जुड़े हुए हैं, वैसे ही लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टी के लोग पैसा के दम पर आएंगे जेबीकेएसएस में और टिकट की मांग करेंगे तो पैसा की टिकट। हमको लगता है कि यहाँ पर पैसे की बात करना बेईमानी होगा, क्योंकि हम क्राउड फंडिंग से आगे बढ़ने वाले लोग हैं और जनता के सहयोग से हम इस चुनाव में आ रहे हैं। तो पैसे वाले हमारे साथ आएंगे
हमको ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे साथ फिट नहीं बैठेंगे। कुछ लोग आने की कोशिश कर सकते हैं, लालसा रखते होंगे, लेकिन अभी तक वह संख्या नगण्य है, जैसा मैं जानता हूँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव में देखें आप लोग कि जयराम मातो को कई लोग फंडिंग किए, कई लोग चंदा भी दिए, वो चंदा का उजागर अभी तक नहीं हो पाया है। इसका जनता वो चंदा का उजागर करना चाह रही है, बोल रही है कि कितना आपका चंदा जो हुआ। सवाल है, अभी अभी कुछ देर पहले हमारे केंद्रीय अध्यक्ष रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, और वहाँ भी किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर आपको जानकारी लेना है कि विदेशों से फंडिंग आया है, तो हाँ, विदेशों से फंडिंग आया है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें प्रवासी मजदूरों ने फंडिंग किया है। किसी ने 2,000, किसी ने 4,000, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000। और आपको अगर इसकी जानकारी लेना है तो वो अपना OTP और मोबाइल नंबर देने के लिए तैयार हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बात ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जनता के पैसा से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का फंड है ये, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। और किसी भी उद्योगपति ने हमें फंडिंग नहीं किया, इसलिए छिपाने जैसा बात हमारे पास कुछ है ही नहीं। नहीं, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रही है कि अगर जनता जब खर्चा कर रही है, आपके पीछे दौड़ रही है, अपना पेट्रोल तेल से सभाएं कर रही है, तो फिर QR कोड जारी करने का क्या मतलब था? देखिए, जनता जो आ रही है वो सिर्फ रैलियों तक आ रही है। रैलियों तक आना और जाना ही एक चुनावी प्रक्रिया का खर्च नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए कि हमारे टाइगर गए यहाँ से रांची, रांची से गए दिल्ली, और रोज़ इस तरह का उनके साथ 4-5 गाड़ियों का काफ़िला चलता है। लोग भूखे प्यासे चलते हैं, गाड़ियों का तेल है। हम किसी पेट्रोल पंप को कोई एक हमें सबूत दे दे कि किसी पेट्रोल पंप से हमने फ्री में डीजल या पेट्रोल लिया हो। हम हर जगह पे करके लेते हैं, तो बहुत सारे छोटे-छोटे खर्च हैं। और जिस दिन नौबत आएगा केंद्रीय कार्यकारिणी में, जिस दिन इसका हिसाब किताब किया जाएगा, आप भी सादर आमंत्रित रहेंगे, और आप भी उस दिन आके सुनिएगा कि हमने कहाँ से कितना फंड उठाया, कहाँ पर कितना खर्च किया। अभी चुनाव आयोग को हमारे जो उनके चुनाव के जो एजेंट थे टाइगर जयराम महतो को, उन्होंने हिसाब दिया है। आप चाहें तो आप उसे मांग सकते हैं चुनाव आयोग से। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कितना हमने खर्च किया चुनाव में और कितना हमें आया। अच्छा, आप बगोदर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो आपका क्या ख्याल है टिकट को लेकर? आप क्या सोचते हैं? मेरा सोच टिकट को लेकर के नहीं, पार्टी को लेकर के है। मेरा सोच है कि पार्टी आगे बढ़ना चाहिए। हम चुनाव लड़ें नहीं लड़ें, चुनाव लोकतंत्र में आता जाता रहता है। पार्टी अगर मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे, और पार्टी का जैसा आदेश होगा उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे। पार्टी अगर कहेगी चुनाव लड़ना है बगोदर से, तो बगोदर से लड़ेंगे। पार्टी अगर कहेगी कि संगठन के लिए काम करना है, तो संगठन के लिए काम करेंगे। हमारा जो फोकस है वो पार्टी को आगे बढ़ाने पर है। चुनाव मात्र एक माध्यम है लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने का, वो आता जाता रहेगा। मतलब जयराम महतो अगर आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़िएगा विधानसभा से, ये कंफर्म है? हाँ, अगर संगठन निर्णय लेती है तो निश्चित तौर पर पार्टी के सिपाही होने के नाते पार्टी का जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा, उसका स्वागत करेंगे, उसका पालन करेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता पर जाइएगा, कि कैसे देखिए, वोट मांगिएगा? आप कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन आपको बता दें कि हम लोग जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ का एक बहुत बड़ा समस्या है विस्थापन के बाद पलायन। और हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ की जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो पलायन है, बेरोज़गारी है। आप देखिएगा, अभी वहाँ जो प्रवासी मज़दूरों की समस्या है वो इतना जटिल हो गया है कि कोई मज़दूर किसी देश में या किसी राज्य में मर जाता है तो उसका लाश आने में महीनों लग जाता है, कई हफ्ते लग जाते हैं, और उस दौरान जो उस परिवार की पीड़ा है उसका सूद लेने वाला कोई नहीं होता है। ये सबसे बड़ा दर्द है इस राज्य के लिए, और ख़ास करके उस विधानसभा के लिए जिस विधानसभा से मैं आता हूँ। उस विधानसभा में प्रवासी मज़दूरों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसके समाधान के लिए कोई उपाय पिछले 24 वर्षों में नहीं किया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ राजनीति हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया गया है, और सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। किसी तरीके से जनता के सवाल पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो अपने कार्यकर्ताओं को ठीका पट्टा देने का काम किया गया है। चलिए, दिनेश सर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है अगर जयराम महतो बगोदर विधानसभा से टिकट देती है तो। दिनेश सर, लेकिन कई लोग सवाल कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं, उसके कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं, आपके कार्यकर्ता जेबीके से कार्यकर्ता लोग ही बोल रहे हैं कि अगर हम लोग जयराम महतो से सीधा बात करना चाहते हैं या सीधा फ़ोन लगाते हैं
तो उठाता कोई और है और मिलने नहीं देता है, बात करने नहीं देता उनसे ठीक से। ये कहाँ, ये सही है क्या गलत है? ये कुछ हद तक हम कहेंगे कि आंशिक तौर पर ये सही है कि थोड़ा-सा संपर्क कर पाना लोगों को थोड़ा-सा असुविधा होता है, लेकिन ये मजबूरी भी है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के लिए। मजबूरी इसलिए है कि आधे से अधिक लोग जो होते हैं फ़ोन करते हैं, वो सिर्फ़ हाल-चाल पूछने के लिए बात करते हैं, और जो समस्या के समाधान पर बैठे होते हैं तो बताइए वो कितना लोगों से बात कर सकेंगे। आप दूसरे पार्टियों में बताइए कि कितने लोग भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष से या फिर कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष से सीधा संपर्क करते हैं। आपको अगर कुछ समस्या है तो लोगों को चैनल के माध्यम से जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी प्रवासी मज़दूरों की समस्या है, तो प्रवासी मज़दूरों की समस्या अगर डुमरी का है तो हमको लगता है कि मोतीलाल जी हैं, अमित जी हैं, यहाँ उनके माध्यम से लोगों को रखना चाहिए। अगर उनसे नहीं होगा तो ऑटोमेटिक है मोतीलाल जी टाइगर जयराम तक ट्रांसफ़र करेंगे मुद्दे को। लेकिन होता क्या है कि हमारी एक समस्या बन गई है कि अभी झारखंड में अगर किसी को छोटा-सा भी ज़मीन का भी विवाद है, तो अपने पंचायत स्तर पर ना निपट करके वो सीधे चाहता है कि हम टाइगर जयराम महतो से बात करें और वही मेरी समस्या का समाधान कर दे। तो समस्या का स्तर को देखते हुए हमको लगता है कि टाइगर जयराम महतो को नॉक करना चाहिए। अगर समस्या का समाधान क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है, क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता से हो सकता है, तो वहाँ पर ही उनको नॉक करना चाहिए। अगर समस्या वास्तव में कोई बहुत बड़ी समस्या है, प्रशासनिक समस्या है जो स्थानीय स्तर पर नहीं निपटा जा सकता है, तब जयराम महतो से संपर्क करना चाहिए। मान लीजिए कि डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आप हमसे भी बोल सकते हैं, मोतीलाल जी से बोल सकते हैं, भाई रिजवान जी से बोल सकते हैं, फरजान जी से बोल सकते हैं। हम लोगों का भी नंबर तकरीबन झारखंड के हर कोने में सार्वजनिक हो चुका है और लोग जानते हैं। उस मसले पर हम लोग उनके संज्ञान में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, किसी को भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। समस्या अगर है तो बेझिझक संपर्क करें, टाइगर जयराम महतो तक आपकी बात पहुँचेगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। कई लोगों का ये भी सवाल है कि टाइगर जयराम महतो जो है जेल जाने से डरते हैं, लाठी खाने से, पुलिस के मार से डरते हैं, क्योंकि सहायक पुलिस का आंदोलन में टाइगर जयराम महतो शामिल नहीं हुए थे और ये बोल दिए थे कि धनबाद से रांची काफ़ी दूर है, जबकि आज रांची में नजर आए टाइगर जयराम महतो। क्या धनबाद से रांची अब टाइगर जयराम महतो को दूर लगने लगा, जबकि दूसरे दिन हजारीबाग चले जाते हैं वही सभा करने के लिए? नहीं, आपका सवाल को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कब कहा था, पहले इसका टाइमिंग को देखिए। उन्होंने आंदोलन का के पहले नहीं कहा था, वो जो घटना हुई उस घटना के पूर्व उन्होंने नहीं कहा था कि रांची से दूर है। उन्होंने कब कहा, जब वो घटना हो गई थी तब तात्कालिक रूप से वो पहुंच सकते हैं कि नहीं, ये मैंने उनसे उससे पूछा गया पहले था। की है, तो उससे नहीं नहीं पहले नहीं नहीं, बोला, मुझे लाइव मुझे याद है लाइव आकर के कहा था, और लाइव आने से पहले वो हमसे टेलीफोनिक वार्ता किए थे। हमको अभी भी याद है, लाइव आने से पहले हमारी उनके साथ टेलीफोनिक वार्ता हुई थी और वो बहुत चिंतित थे, ऐसा नहीं है। और उन्होंने ये घटना होने के बाद कहा कि अब अभी रात के 9-10 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं और मैं रांची से काफ़ी दूर धनबाद क्षेत्र में हूँ और लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। समस्याओं को लेकर के वो चिंतन मंथन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि तो वो वो दूसरा वीडियो में, पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं शायद उनका, नहीं 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 पहला वीडियो देखिए, पहले भी लाइव आए थे। नहीं, उन्होंने जो कहा है वो रात का वीडियो में कहा है। मैं पहले का पहला वीडियो में में मैं नहीं सुना हूँ, हो सकता है आप सुने होंगे तो मैं नहीं पहले कह वीडियो सकता हूँ। लेकिन हमें याद है कि जो दूसरा रात का जो वीडियो था, दूसरा वीडियो मैं नहीं जानता पहला और दूसरा क्या है, लेकिन रात को जो ऑनलाइन आए थे उसके पहले हमारी उनसे बात हुई थी और उन्होंने स्पष्ट हमसे राय लिया था कि गुरुजी क्या अब हम लोगों को कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। तो हमने उनको सजेस्ट किया था कि बिल्कुल लेना चाहिए, और उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। वो चिंतित थे और इसलिए वो अपने लोगों से बात कर रहे थे इस मुद्दे पर कि हमको क्या एक्शन लेना है। और हम लोगों ने तय किया कि नहीं, टेलीफोनिक वार्ता से ही तय किया कि हम लोग कल पुतला दहन करेंगे और मशाल जुलूस निकालेंगे सरकार के इस कुकृत्य के खिलाफ, इस जो लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध में। तो हम लोगों ने निकाला, दूसरे दिन हम लोगों ने पूरा पुरजोर विरोध किया, चाहे बगोदर हो, रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, हर जगह इसका विरोध देखने को मिला। ऐसा नहीं है हम अपने, लेकिन रांची नहीं पहुंचते जयराम महतो, देवेंद्र को देखने तक नहीं आए। ऐसा नहीं है, हमारे वरीय उपाध्यक्ष संजय मेहता पहुंचते हैं। बिल्कुल संजय महतो। सिल्ली विधानसभा से ही हमारे साथी प्रवक्ता जो है संगठन के राजू महतो जी पहुंचते हैं, प्रेम नायक जी कोडरमा से पहुंचते हैं। और मैं आपको बताऊं कि टाइगर जयराम महतो ने भी उनसे बातचीत की थी और मैं व्यक्तिगत तौर पर देवेंद्र महतो जी से बात किया हूं। और मैंने जब पहली बार बात किया तो वो जांच के लिए अंदर गए थे। दूसरी बार जब मैंने देवेंद्र जी से बात की तो प्रेम नायक जी साक्षी हैं, वो वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने हमारी बात कराई और मैंने उनसे बात किया, उनसे हालचाल जाना और उनको मैंने कहा कि आपका बड़ा भाई और संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष, तमाम हम जितने भी संगठन के साथी हैं
आपके साथ हैं, किसी भी परिस्थिति में आपको अकेला हम नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे सिपाही हैं और हम एक एक सिपाही का ख्याल रखते हैं इस संगठन के भीतर। इसलिए ये हमें कहीं ना कहीं आपसी तौर पर एक आपसी रंजिश पैदा करने का एक साजिश रचा कई जा लोग रहा बोल है। रहे हैं। कुछ लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे नापाक मंसूबे जो हैं वो कभी भी सफल नहीं होगा। देवेंद्र जी हमारे एक बहुत ही अच्छे सिपाही हैं और पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। अच्छा, अंत में झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जेबीकेएसएस को लेकर, अपने पार्टी को लेकर? हम यही कहेंगे कि इस बार पार्टी नहीं माटी के सवाल पर हमें आगामी विधानसभा चुनाव में सामने आना है। और झारखंड को अगर सच में सजाने और संवारने की बात करते हैं, झारखंड की समस्याओं के निष्पादन की बात करते हैं, अगर चाहते हैं कि नियोजन नीति, स्थानीय नीति और उद्योग नीति बने, अगर चाहते हैं कि यहाँ से मजदूरों का पलायन रुके, अगर चाहते हैं कि हमारे हाथों में काम मिले और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो को साथ देना होगा, उनके हाथों को मजबूत करना होगा और दारू मुर्गा से अलग उठ करके झारखंड और झारखंडियत के सवाल पर मतदान करना होगा। जहाँ भी जेबीकेएसएस के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको समर्थन देना होगा, तन से, मन से और धन से भी, तभी जाकर के ये लड़ाई सफल होगी। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेगी, कहीं ना कहीं वो कहेगी कि जब जयराम महतो लड़ रहे थे तो आप घर में बैठे हुए थे। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ियों के नज़र से नज़र मिला करके बात कर सकें, इसलिए आइए हम लोग सब मिलकर के टाइगर जयराम महतो की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आपकी विधानसभा में टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान करते हैं। अच्छा, एक नंबर फॉल्स साबित कर दिया गया है, जो कि झारखंड मांगे जयराम, उसमें एक नंबर जारी होता है, वो फॉल्स कर देता है, वो समझ में नहीं आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो नंबर एक्चुअली संजय जी का ही है, पुराना नंबर था। लोगों को पता नहीं था कि वो नंबर किसका है, और उस नंबर पर चूंकि अभी इनकमिंग कॉल नहीं लग रहा था, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि वो गलत नंबर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नंबर सही है, संजय मेहता जी का नंबर था और संजय मेहता जी ही इस अभियान को लॉन्च किए थे। और इस अभियान में हम बढ़ रहे हैं आगे, हर जगह झारखंड मांगे जयराम, ये हमारा अब व्यक्तिगत ये अभियान नहीं रहा, ये जेबीकेएसएस का व्यक्तिगत अभियान नहीं रहा, बल्कि पूरे झारखंड के झारखंड वासियों का अभियान बन चुका है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका भी और आपके जितने भी व्यूअर हैं सभी को जोहार, आभार। चलिए, ये थे दिनेश साहू जी, जो कि जेबीकेएसएस के केंद्रीय महासचिव है। इनका विचार मैंने लिया, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर से, इस क्षेत्र में है अभी।